So very good morning students. As we were studying power system 2, under power system 2 we have covered in our syllabus, and in our syllabus till now we have covered the following topics like under power flow analysis we have covered Gauss-Seidel method, Newton-Raphson method, and under stability constraint in synchronous grid we have covered swing equation. उसके बाद we have covered what is power angle curve, है ना, और फिनोमिना ऑफ लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म कैसे आता है सिंगल मशीन इन्फिनाइट बस सिस्टम, ठीक है। तो कभी भी अगर हमारे पास फॉल्ट कंडीशन है, अगर सिस्टम में फॉल्ट आता है दैट मीन्स कि लार्ज डिस्टर्बेंस हमारे सिस्टम में है, और लार्ज डिस्टर्बेंस के केस में क्या होगा, हमारा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो ट्रांजिएंट स्टेबल हमारा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम पढ़ रहे थे, अंडर विच इक्वल एरिया क्राइटेरिया हमने देख लिया था। और जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन टू द स्विंग इक्वेशन। तो जो स्विंग इक्वेशन है हमारी, तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया से हम निकालते हैं। दैट इज अ ग्राफिकल मेथड, और उसमें हमें डेल्टा की वैल्यू पता करनी होती है कि व्हाट विल बी द एंगल डेल्टा, मतलब रोटर एंगल, और आप कह सकते हो पावर एंगल, जिस पर पावर सिस्टम आपको वर्क करेगा, सो दैट द सिस्टम इज अंडर स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन एज सून एज द फॉल्ट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, है ना। जैसे ही फॉल्ट रिमूव किया जाएगा तो जो डेल्टा एंगल है वो आउट ऑफ द बॉन्ड्स नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब है डेल्टा की एक ऐसी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए जो कि स्टेबल ऑपरेटिंग वैल्यू हो, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और टिल नाउ वी हैव कवर्ड द टॉपिक्स अंडर विच ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में हमने क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम को डिस्कस कर लिया था विथ फॉल्ट नियर द बस, है ना। फॉल्ट नियर द बस वाला केस हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ते हैं कि व्हेन देयर इज अ फॉल्ट एट द मिडल ऑफ द लाइन, ओके। सो द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर इज व्हेन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी विद फॉल्ट इन मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका मतलब है कि अब फॉल्ट कहाँ पर हो रहा है, आपका ट्रांसमिशन लाइन के सेंटर में हो रहा है, किसी एक ट्रांसमिशन लाइन के सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बसेस हैं, यानी कि एक बस आपकी जनरेटर पे है, ये वाली, ये बस आपको दिख रही है, और एक बस आपकी ये वाली है, जिसको हम बोल रहे हैं इन्फिनाइट बस बार। हमें पावर ट्रांसफर करनी है इस पहली वाली बस से इन्फिनाइट बस बार की तरफ, और इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। अब इन केस इफ देयर इज अ फॉल्ट इन द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो हम मान लेते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं दे हैव अ रिएक्टेंस वैल्यू ऑफ जे एक्स, ठीक है। और सिंपली आप इसको एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। बोथ द ट्रांसमिशन लाइंस आर हैविंग वैल्यू इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो जब हमारा सिस्टम नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो जब भी हमारा सिस्टम फर्स्ट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, तो जब भी हम यहाँ पे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पढ़ेंगे विद फॉल्ट, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके के केसेस आएंगे, ठीक है। तीन तरीके के केसेस कैसे हैं? पहला केस होगा जब हमारा सिस्टम स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन में काम कर रहा है विदाउट फॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी पहली कंडीशन आपके पास बिफोर फॉल्ट, ठीक है। तो बिफोर फॉल्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर हो रही होगी पीई, उसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से PE1, और वो होगी P मैक्स 1 साइन डेल्टा, और डेल्टा लो। तो यहाँ पे जो ये P मैक्स 1 है, ये होगा आपका जो भी आपकी वोल्टेज है एट द टर्मिनल्स ऑफ जनरेटर। मान के चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू है E एंगल डेल्टा, और यहाँ पर है आपकी V एंगल 0। तो ये हो जाएगा आपका E, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वॉट ऐसे EV बाय टोटल रिएक्टेंस, है ना। अगर आप टोटल रिएक्टेंस की बात करोगे यहाँ पे X टोटल रिएक्टेंस, तो इसको मैं बोल देता हूँ X1, ठीक है। तो बिफोर फॉल्ट जो भी रिएक्टेंस है उसको मैं बोल रहा हूँ X1। अब देखते हैं यहाँ पे X1 की क्या वैल्यू आती है।
तो क्या आएगी वैल्यू, आप बता सकते हो? व्हाट विल बी x1? टोटल रिएक्टेंस बिटवीन जनरेटर एंड इन्फिनाइट बस बार, कितनी वैल्यू आएगी उसकी? देखो क्या होगा कि ये जो एक्स जी है ये ऐड हो जाएगा किसमें, आपका दो लाइंस पैरेलल में है ना। जब रिएक्टेंस पैरेलल में होगी, दो लाइंस, एक लाइन की रिएक्टेंस एक्स है, दूसरी की भी एक्स है, तो कितनी हो जाएगी टोटल? पैरेलल में क्या होता है, एक्स बाय, ठीक है। तो ये आपकी टोटल रिएक्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि रिएक्टेंस क्या हो गई, कम हो गई है ना। यानी कि ओरिजिनल रिएक्टेंस तो एक्स थी पर लाइन, लेकिन अब जब हम इक्विवेलेंट मान रहे हैं तो वो क्या हो गई है, एक्स बाय 2। तो ये x1 आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे, ठीक है। दिस x1 इज रिप्लेस्ड हेयर, और तब हमारे पास क्या आएगा, p max 1, वो होगा EV बाय x1। इसी तरीके से नाउ जब फॉल्ट आया है ना, जब फॉल्ट आया यहाँ पे, लेट से इन मिडल ऑफ द लाइन, यहाँ पे फॉल्ट आया, ठीक है। तो इस फॉल्ट की कंडीशन में क्या होगा भाई, ना, इस फॉल्ट की कंडीशन में क्या होगा कि देयर विल बी सम करंट जो इस लाइन में फ्लो करेगा, और देयर विल बी करंट जो यहाँ से फ्लो करेगा। तो एक करंट यहाँ से आप मान सकते हो कि जो फ्लो करेगा वो इस तरीके से मूव करेगा, और टू दिस पाथ जाएगा, ठीक है। और एक करंट होगा जो इस पाथ के थ्रू आएगा, ठीक है। तो टोटल फॉल्ट करंट आपका IF इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमें बचाना है सिस्टम को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सर्किट ब्रेकर लगे हैं, है ना, जिस लाइन में फॉल्ट हुआ है वहाँ के सर्किट ब्रेकर को हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। और उस केस में क्या होगा कि जो ये सर्किट ब्रेकर है आपके पास, ठीक है, ये अभी मान लेते हैं क्लोज्ड है, तो इनको हमें ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम इनको ओपन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि जो ये लाइन होगी हमारी, ठीक है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो सेकंड केस तो होगा ड्यूरिंग फॉल्ट, और थर्ड केस क्या होगा आपका, जब फॉल्ट हट गया, है ना। तो व्हेन फॉल्ट रिमूव, तो हम पहले बिफोर फॉल्ट की बात करी हमने, हम बात कर लेते हैं किसी केस नंबर थर्ड की, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, केस नंबर थर्ड। तो यहाँ पे जो P max 3 होगा वो होगा आपका EV बाय x3, ओके। हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो EV बाय x3। अब यहाँ पर जब फॉल्ट बस के नियर आया था लास्ट केस में, तो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर 0 हो गई थी, ठीक है। यानी कि जो P max 3 था वो आपका डायरेक्टली 0 हो गया था। लेकिन इस केस में आपका P max, सॉरी, ड्यूरिंग फॉल्ट, है ना, ड्यूरिंग फॉल्ट जो इलेक्ट्रिकल पावर थी वो आपकी 0 हो गई थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, ड्यूरिंग फॉल्ट आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर 0 नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर द फॉल्ट जो हम बात कर रहे हैं, आफ्टर द फॉल्ट आपकी सेकंड वाली लाइन है वो तो हट चुकी है, ठीक है। अभी हम ड्यूरिंग फॉल्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ड्यूरिंग फॉल्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन लाइन है सेकंड वाली, इसको मैं हटा देता हूँ जस्ट से, ये इस तरीके से अभी हट चुकी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आफ्टर फॉल्ट वाली कंडीशन। तो जब फॉल्ट आया, फॉल्ट को हमने रिमूव किया, कैसे, बाय ओपनिंग द लाइन। आफ्टर फॉल्ट हमारे पास क्या हो गया, सिंगल लाइन बची, और जो रिएक्टेंस थी वो क्या हो गई, एक्स हो गई अगेन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x3 जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, एक्स जी जनरेटर प्लस एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो x3 है वो यहाँ पे बड़ी है किससे, x1 से, है ना। तो
अभी मैं पावर के लिए भी डिस्कस करूंगा, ये भी बताऊंगा कि पी मैक्स कौन सा वाला इसमें बड़ा आएगा। तो आप देख सकते हो कि पी मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना, जो भी रिएक्टेंस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देख सकते हो कि भाई पी मैक्स वन क्या है, छोटा है इससे, पी मैक्स वन आपका बड़ा है पी मैक्स थ्री से। अभी तक आपको इतना पता लग गया है क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंस है एक्स थ्री वो बड़ी है किससे, एक्स वन से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको इतना पता लगा कि एक्स वन इज लेस देन एक्स थ्री, यानी कि आफ्टर फॉल्ट है, आफ्टर फॉल्ट जो रिएक्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी इससे बिफोर फॉल्ट से। तो आप ये कह सकते हो कि पी मैक्स वन इज ग्रेटर देन पी मैक्स थर्ड, ठीक है। अब देखते हैं हम व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग फॉल्ट। तो ड्यूरिंग फॉल्ट अगर मैं यहाँ पे बताऊँ दोबारा से, तो इस तरीके से मेरा ये सर्किट ब्रेकर लगा था, ठीक है, और यहाँ पर इस लाइन में यहाँ पे फॉल्ट आया था एट द मिडल ऑफ द लाइन। फॉल्ट करंट एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, है ना। तो ये जो करंट्स है, हाउएवर जो यहाँ पे लाइन टू का करंट होगा वो ज़्यादा होगा देन लाइन वन, ठीक है। तो दोनों लाइन से करंट फ्लो करेगा और इन दिस केस जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी वो आप ज़ीरो नहीं मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ रिएक्टेंस पिक्चर में आएगी, ठीक है, और उस रिएक्टेंस को हम बोल देते हैं, लेट्स से दैट रिएक्टेंस विल बी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस फॉर दिस लाइन, है ना। तो ड्यूरिंग फॉल्ट होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होती है वो बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में आपका हुआ क्या कि सेकंड केस है ये ड्यूरिंग फॉल्ट वाला। आपकी जो रिएक्टेंस होगी x वो होगी एक्स जी प्लस एक्स इक्विवेलेंट बिटवीन लाइंस, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इस x इक्विवेलेंट को निकालना सीखेंगे, ठीक है, जिसपे कुछ कन्वर्जन्स होते हैं स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार, और उसको करने के बाद ये रिएक्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और ये जो ड्यूरिंग फॉल्ट जो रिएक्टेंस है उसको मैं x2 बोल रहा हूँ, एंड दिस x2 इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो ये x2 जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है और x1 यहाँ पे सबसे कम होती है, ठीक है, एंड x3 लाइज इन बिटवीन। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस आ जाएगी हमारे पास पी मैक्स के लिए, दैट पी मैक्स 2 सबसे छोटा होगा, पी मैक्स 3 इन बिटवीन होगा और पी मैक्स 1 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको आप ऑन दिस डायग्राम, है ना, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि सबसे पहले हमारी मशीन एक इक्वल वैल्यू ऑफ पी एम एंड पी ई पे काम कर रहे थे, जिसको मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूँ दैट दिस इज अवर पी एम एंड दिस इज इक्वल टू पी ई ज़ीरो। तो यहाँ पे हमें एक ऑपरेटिंग पॉइंट मिलता था और वो ऑपरेटिंग पॉइंट कुछ मैं इस तरीके से दिखाता था दैट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा नॉट। ये मेरा इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट था। अब क्या हुआ कि जब फॉल्ट आया तो इलेक्ट्रिकल पावर आपकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल पावर आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो पी मैक्स 2 वाली कंडीशन क्या है ड्यूरिंग फॉल्ट। तो हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं और ये क्या होगा आपका इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं अब इसको
लाइक कि हमारे पास एक यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट था, ए पॉइंट पे हमारी मशीन काम कर रही थी। अब क्या हुआ, सबसे पहले फॉल्ट आया है ना, इन द मिडल ऑफ द लाइन। तो जैसे ही फॉल्ट आएगा, जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है आपका, वो शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, आपकी ड्यूरिंग फॉल्ट वाली इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है, जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ये इलेक्ट्रिकल पावर मेरी क्या है, ई मैक्स 1, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर है ये है मेरी ई मैक्स 2, है ना। तो ये जो ए पॉइंट है, यहाँ से हमारा ग्राफ इस तरीके से मूव करेगा और आ जाएगा कहाँ पर, ड्यूरिंग फॉल्ट वाली कंडीशन पे, है ना। तो ड्यूरिंग फॉल्ट वाली कंडीशन पे आने के बाद वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। अब ये डायरेक्टली इस तरीके से जंप करके क्यों आया है, क्योंकि इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है हमारी मशीन का, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है अभी तक, जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो समझ में आ रहा है? यस सर। सुरभि, महेश? यस सर। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ है ये मूव करेगा ए से बी के ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली, बिकॉज मशीन का इनर्शिया है, मशीन हैव सम इनर्शिया कांस्टेंट, तो हमारा डेल्टा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये सब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 2 क्लासेस में मैं उसको डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इनर्शिया कांस्टेंट है मशीन का, मशीन हैव सम इनर्शिया, तो इनर्शिया के कारण आपका डायरेक्टली डेल्टा एंगल चेंज नहीं होता है, ठीक है। डेल्टा एंगल कब चेंज होता है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्विंग इक्वेशन, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्विंग इक्वेशन हमें बताएगी कि डेल्टा कैसे चेंज होगा, ठीक है। स्विंग इक्वेशन है हमारी एम डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई, ठीक है। और एक दूसरी इक्वेशन जो हम यूज़ करते हैं, डी डेल्टा बाई डी टी, जो होती है ओमेगा माइनस ओमेगा एस, ठीक है। इससे हम चीज़ें पता करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप पॉइंट बी पे आए तो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर किससे रिप्रेजेंट हो रही है, इस वाले कर्व से, है ना, क्योंकि ये वाला कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी इलेक्ट्रिकल पावर को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है P2 को, तो आप आ गए P2 वाली कर्व पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी, मैकेनिकल पावर से लेस होगी। मैकेनिकल पावर कहाँ है, ये मैकेनिकल पावर है आपकी, मैकेनिकल पावर तो सिस्टम में चेंज नहीं हो रही है। मैकेनिकल पावर से जब इलेक्ट्रिकल पावर कम हो गई, तो आप देखो अकॉर्डिंग टू द स्विंग इक्वेशन, ये मैकेनिकल पावर है, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है इधर वाली, ये लेस देन हो जाएगी 0 से, ठीक है। अब अगर ये लेस देन हो जाती है 0 से, तो रोटर क्या करता है हमारा, सॉरी, ये हो जाएगी ग्रेटर देन, है ना, इलेक्ट्रिकल पावर लेस है, ये हो जाएगी ग्रेटर देन, तो रोटर वो हमारा एक्सेलरेट, तो रोटर हो रहा है हमारा यहाँ पे एक्सेलरेट, रोटर एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब डी डेल्टा बाई डी टी, और एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि हमारी जो स्पीड है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जो रोटर हमारा ओमेगा स्पीड पे काम कर रहा है, यहाँ पे ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एस हो जाएगा, और उस केस में जो डी डेल्टा बाई डी टी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा मोर देन 0 और पॉजिटिव। तो उस केस में जो एंगल है अब हमारा बढ़ने लगेगा, ठीक है। एंगल अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम मानते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि डेल्टा आपको कहाँ दिख रहा है, इस वाली एक्सिस पे, इस एक्सिस पे आपको डेल्टा दिख रहा है। ये हम मानते हैं कि डेल्टा ये मूव करते करते इस पॉइंट पे यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पर, जिसको मैं सी पॉइंट बोला करता था, उस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉल्ट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मानते थे कि ये डेल्टा हमारा सी आर हुआ करता था, और डेल्टा सी आर का मतलब होता था कि क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, कि जिस पर हमें फॉल्ट को रिमूव कर देना है। अगर फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ तो उस केस में हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पहुँच गए सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पे फॉल्ट क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे ही फॉल्ट क्लियर हुआ तो आपने देखा था
कि आपके पास आफ्टर फॉल्ट वाली कंडीशन में जो रिएक्टेंस थी, है ना, वो कितनी थी, एक्स जी प्लस एक्स, यानी कि ये जो पावर है वो किसके बीच में लाई कर रही है, पी मैक्स 2 और पी मैक्स 3 के बीच में। तो जो पी मैक्स 3 वाला ग्राफ है अब वो कहाँ आएगा, आपका इन बिटवीन आएगा कहीं पी मैक्स 2 और पी मैक्स 1 वाले ग्राफ के बीच में, ठीक है। तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारा ग्राफ आया किसका, पी मैक्स 2 के लिए, 3 के लिए सॉरी, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया पी मैक्स 3 के लिए। तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा ये डायरेक्टली शिफ्ट होगा कहाँ पे, अब डी पे, क्योंकि मशीन का इनर्शिया है और मशीन के इनर्शिया के कारण मशीन का एंगल चेंज नहीं हो सकता है इंस्टेंटली। तो ये मशीन का एंगल चेंज नहीं हुआ, मशीन जिस एंगल पे काम कर रही थी डेल्टा सी आर पे उसी पे काम करेगी, और जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट डी पे, ठीक है। और आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये आप यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है। और जब आप पॉइंट डी पे पहुंचोगे, पॉइंट डी पे आपको पता लगेगा कि फ्रॉम दिस पॉइंट आपका डी एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल पावर किससे ज़्यादा हो गई है, आपकी मैकेनिकल पावर से। ये मैकेनिकल पावर वाली कर्व ये है ना, मैकेनिकल पावर वाली कर्व दिख रही है आपको, ये वाली, तो ये मैकेनिकल पावर है। और आपकी इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल पावर आ गई। और ये जो वैल्यू थी ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्स 3, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिकल पावर आपकी ज़्यादा हो जाएगी किससे, मैकेनिकल पावर से, तो रोटर क्या होगा, डी एक्सेलरेट, और उस केस में हमारा डेल्टा डिक्रीज करेगा, ठीक है, सॉरी हमारी स्पीड डिक्रीज करेगी। जब रोटर डी एक्सेलरेट होगा तो हमारी स्पीड यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो आप इसको इस तरीके से मूव करोगे इस कर्व पे और पहुँच जाओगे एट अ पॉइंट ई, है ना। ई वो पॉइंट है जहाँ पर जाकर के आपको ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस, अगेन ए पॉइंट पे आप ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस पे काम कर रहे थे, ठीक है। और अब आप ई पॉइंट पे जाके ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस पे आपकी मशीन वर्क करेगी, ठीक है। तो ई पॉइंट से अगर हम ऐसे एक्सटेंड करें इस ग्राफ को, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम एंगल, है ना, और डेल्टा मैक्स, ये होगा हमारा डेल्टा मैक्स। और ये डेल्टा मैक्स किसके बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये टोटल एंगल पाई के बराबर है, इसमें से किसको माइनस करेंगे, यहाँ पे हम सिमेट्री देखेंगे, ठीक है। तो सिमेट्री आपको कहाँ पे मिलेगी, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करूँ ऐसे नीचे, यहाँ पे आपको सिमेट्री मिलेगी इस वाले कर्व पे, ये मैक्स 3 वाले कर्व पे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस एंगल को हम बोल देते हैं डेल्टा 1, तो पाई माइनस सम डेल्टा 1 एंगल, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ गए, तो हम आगे बढ़ते हैं। महेश, सुरभि, अभिषेक, कोई डाउट? नो सर। तो जब अब हमारा मेन टास्क क्या है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये हमारा ये तो हो गया एक्सेलरेटिंग एरिया यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया मैंने ऐसे क्यों लिया है, बिकॉज इट इज़ इन बिटवीन मैकेनिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया किसके लिए लगता है, एरिया बिटवीन मैकेनिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। और ये हो गया मेरा डी एक्सेलरेटिंग एरिया, ठीक है। ये वाले जो दो एरियाज हैं इसको अब मुझे इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाना है इस पर, और यहाँ से निकालना है डेल्टा सी आर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि बट इन मिडल ऑफ द लाइन होता है, तो मेरे पास 3 तरीके की कर्व आती है, ठीक है। 3 अलग अलग टाइप की कर्व आएंगी, एक आएगी बिफोर फॉल्ट कंडीशन में, दूसरी आएगी आफ्टर फॉल्ट कंडीशन में, तो सॉरी दूसरी आएगी ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन में, है ना, PE2, तो PE1, PE2 एंड PE3, है ना। PE3 मेरे पास कब आएगी,
आफ्टर फॉल्ट कंडीशन में, ठीक है। और ये इनके लिए रिलेशन लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स पुटिंग द इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाता हूँ, सो यहाँ पे हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाते हैं। अब इस कर्व में देखो कि जो एक एरिया है मेरा जिसमें एंगल की वैल्यू है डेल्टा नॉट से डेल्टा सी है। तो सबसे पहले ये जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगेगा ये कहाँ से कहाँ तक लगेगा आपका, डेल्टा नॉट से डेल्टा मैक्स तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा मैक्स, इसके ऊपर लगेगा एक्सेलरेटिंग पावर डी डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वल एरिया क्राइटेरिया है आपका, सिंपल। और जो एक्सेलरेटिंग पावर होती है ये, वो क्या होती है हमारी, पी एम माइनस पी ई फ्रॉम द स्विंग इक्वेशन, है ना। ये जो स्विंग इक्वेशन आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, पी ए एक्सेलरेटिंग पावर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पुटअप करते हैं इसकी लिमिट्स को, ठीक है। सबसे पहली लिमिट आएगी आपकी एक्सेलरेटिंग एरिया A1 के लिए, ये है हमारा एरिया A1 और ये हमारा एरिया A2। सबसे पहले A1 के लिए लिमिट्स आएगी डेल्टा नॉट से डेल्टा सी आर तक, इंटीग्रेशन फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा सी आर, एंड यहाँ पे जो मैकेनिकल पावर है वो PM और इलेक्ट्रिकल पावर आपकी है P मैक्स टू साइन डेल्टा। ये हो जाएगा आपका PM माइनस P मैक्स टू साइन डेल्टा और डी डेल्टा, फिर साथ में प्लस इंटीग्रेशन होगा डेल्टा सी आर से डेल्टा मैक्स तक, क्योंकि एरिया टू मैक्सिमम वहाँ तक है हमारा, ठीक है। डेल्टा सी आर से डेल्टा मैक्स, और जो पावर होगी वो कौन सी वाली होगी, पी मैक्स 3 साइन डेल्टा। तो पी एम माइनस पी मैक्स 3 साइन डेल्टा डी डेल्टा, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो आप, तो आपके पास आएगा डेल्टा सी आर, ठीक है। तो ट्राई बाय योरसेल्फ वंस, है ना। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखना है, देन कभी भी आपको जो फॉर्मूले होंगे वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज दे आर बिग फार्मूला, है ना, बड़े बड़े फार्मूले हैं। अगर जो ये वाला फार्मूला है अगर आप इसको याद रख लेते तो दैट मीन्स कि आपने सारे के सारे केसेस के लिए आपको आप डिटरमाइन कर पाओगे फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्विकली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, इसको मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन डेल्टा नॉट से डेल्टा सी आर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो ये हो जाएगा पी एम डेल्टा सी आर माइनस पी एम डेल्टा नॉट, है ना। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन डेल्टा नॉट टू डेल्टा सी आर पी मैक्स टू साइन डेल्टा डी डेल्टा, प्लस यहाँ पे भी हम वैसे कर सकते हैं डायरेक्टली पी एम डेल्टा मैक्स माइनस पी एम डेल्टा सी आर
ठीक है, और उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन डेल्टा सी आर से डेल्टा मैक्स, यहाँ पे आएगा माइनस पी मैक्स 3 साइन डेल्टा डी डेल्टा टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक टर्म आपकी कट रही है, वो है पी एम डेल्टा सी आर। इसको हम काट देते हैं फटाफट। ठीक है, और पी एम आपका कॉमन आ जाएगा इन दो टर्म्स में। इसको लिख लेते हैं एक तरफ, ये हो गया हमारा पी एम डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट, ये हो गया एक तरफ। हम खोल लेते हैं इंटीग्रेशंस, बाहर माइनस है, पी मैक्स कॉन्स्टेंट है, साइन डेल्टा इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस डेल्टा विद लिमिट्स फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा सी आर। इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस पी मैक्स 3 माइनस कॉस डेल्टा लिमिट्स फ्रॉम डेल्टा सी आर टू डेल्टा मैक्स, और ये हो जाएगा 0। इसको आप क्या कर लो, एक्सपैंड कर लो। यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस पी मैक्स माइनस कॉस डेल्टा सी आर माइनस माइनस प्लस कॉस डेल्टा नॉट। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइनस कॉस डेल्टा सी आर माइनस माइनस प्लस कॉस डेल्टा नॉट। ठीक है, तो ये हो गई पहली टर्म, और ये जो सेकंड वाला है इसके लिए लिख देते हैं पी मैक्स थर्ड माइनस कॉस डेल्टा मैक्स प्लस कॉस डेल्टा सी आर, हो जाएगा 0 के बराबर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। माइनस माइनस प्लस मैक्स 2 कॉस डेल्टा सी आर। ठीक है, ये कॉस डेल्टा सी आर वाली टर्म को मैं एक साथ ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को फाइंड आउट करना है ना। और एक तो टर्म हो गई आपकी, हमने ले लिया यहाँ से, और एक आपका ये और ये माइनस ई मैक्स 3 कॉस डेल्टा सी आर। उसके बाद एक टर्म आएगी आपकी माइनस पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट, और एक आएगी आपकी प्लस पी मैक्स 3 कॉस डेल्टा मैक्स इंटू 0। ठीक है, अभी जो डेल्टा सी आर वाली टर्म्स है इसको आप 0 के उस तरफ ले जाओ। ठीक है, सिंपली क्योंकि हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो ये जो टर्म्स है दो, ये जाएंगी कहाँ पे, इस तरफ। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पी एम डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट, इसके बाद माइनस पी मैक्स 2 कॉस डेल्टा नॉट, देन प्लस पी मैक्स 3 कॉस डेल्टा मैक्स। ठीक है, और इस तरफ आ जाएगी ये दो टर्म्स, एक हो गया आपका पी मैक्स 3 और हो गया आपका माइनस पी मैक्स 2
बाहर आ गया आपका कॉस डेल्टा सी आर, इस तरीके से है ना। तो अब कॉस डेल्टा सी आर निकालना है, इम्प्लाइज दैट कॉस डेल्टा सी आर इज इक्वल टू, जो पूरी टर्म है आपके पास इस तरफ, डिवाइडेड बाय पी मैक्स 3 माइनस पी मैक्स 2, तो ये होगा पी एम डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट एंड माइनस पी मैक्स 2 cos delta naught and plus max 3 cos delta max, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, p max 3 माइनस p max 2। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आया क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के लिए फॉर्मूला। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, है ना। पहले जो फॉर्मूला हमारे पास आया था उससे थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे डिवाइड में क्या गया, पी मैक्स 3 माइनस पी मैक्स 2, वहाँ पे हमारे पास क्या था, ओनली पी मैक्स, है ना, और ऊपर भी दो टर्म यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो गई। ठीक है, ये फार्मूला हमारा वो वाले फार्मूले को डिटरमाइन कर सकता है ना, उस फार्मूला को हम डिटरमाइन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमारे पास बस पे फॉल्ट होता है ना, बस नियर टू द जनरेटर, वो जो पी मैक्स 3 वाला कर्व था, यानी कि पीई 3 वाला कर्व, है ना, ये वाला हमारा कर्व कौन सा है, पीई 3। ये कर्व आपका इस कर्व के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, P1 और P3, बिकॉज सेम हमारा जो नेटवर्क होता है वो रिस्टोर होता है यहाँ पे। ठीक है, हाउएवर इस केस में एक लाइन हट गई है, इसलिए सेम नेटवर्क रिस्टोर नहीं हो पाया। ठीक है, और जो P मैक्स 2 वाला कर्व, या फिर हम बोले कि PE2, ड्यूरिंग फॉल्ट जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो क्या हो जाती है, 0। ये वाली कर्व हो जाती है आपकी सबसे नीचे, और ये जो थर्ड वाला कर्व है वो आपका ओवरलैप करता है किससे, E1 से, इन केस बस पे अगर फॉल्ट होता है नियर टू द जनरेटर। इन दैट केस आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि P मैक्स 2 आपका 0 हो गया है और P मैक्स 3 इज इक्वल टू P मैक्स 1 हो गया है ना। तो उसको भी हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ठीक है, इफ तो मैं इसमें ऐसे बोल सकता हूँ, इफ मेरा P मैक्स 2 वो हो जाए 0, है ना, और P मैक्स 3 इज इक्वल टू P मैक्स 1 के बराबर हो जाए, है ना, और सिंपली P मैक्सिमम के बराबर हो जाए। तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, फॉल्ट एट और फॉल्ट नियर जनरेटर। फॉल्ट नियर जनरेटर वाली कंडीशन क्या आ जाती है आपके पास, और जब ये अबव कंडीशन आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे, ठीक है, अबव पुट करोगे आप इसको, तो डेल्टा सी आर जो आएगा आपका कॉस इनवर्स पी एम डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट, देन माइनस मैक्स 2 0 हो गया, पी मैक्स 3 पी मैक्स के बराबर है, यानी कि यहाँ पर आ गया प्लस पी मैक्स cos delta max, this is divided by p max 3 minus p max 2, तो सिंपली p max। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसकी तरह हो गया आपका, अबव केस में जो आपने डिटरमाइन किया था। ठीक है, तो जो ये वाला केस है जिसमें फॉल्ट हो रहा है कहाँ पे, मिडल ऑफ द लाइन, ये आपका इंपॉर्टेंट केस है, और ड्यूरिंग फॉल्ट जो पावर है वो आपकी कम होती है। ठीक है, सबसे लीस्ट होती है, और इम्पिडेंस या रिएक्टेंस हम जिसको बोल रहे हैं लाइन रिएक्टेंस, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाई हो जाती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें जो भी हमने पढ़ा आज?
कोई भी डाउट, एनी डाउट? No, sir. ओके, तो अगर मैं बोलूँ ये जब भी फॉल्ट आएगा आपका इन मिडल ऑफ द लाइन तो क्या क्या होगा, कौन बताएगा? क्विकली, है ना, क्विकली आप बताओ कि जब हमारा फॉल्ट आया था नियर टू द बस, है ना, फर्स्ट केस में जब नियर टू द बस आया था तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे शिफ्ट हुए थे, और बी पॉइंट कहाँ पर आ गया था आपका? डायरेक्टली ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, यहाँ पर आ गया था आपका। लेकिन अगर फॉल्ट हो रहा है इन मिडल ऑफ द लाइन तो एक कर्व आपकी आएगी सबसे नीचे इस तरीके से ई मैक्स 2 के लिए, ठीक है, और एक कर्व आपकी आएगी इन मिडल ऑफ द, इन बिटवीन, है ना, जो सबसे लोवेस्ट वाला कर्व है और सबसे हाईएस्ट वाला कर्व है उनके बीच में एक कर्व आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो पी मैक्स 3 है ना, पी मैक्स 3 जो भी यहाँ पे हम पी3 के लिए वो कर्व बना रहे हैं वो आपकी मैकेनिकल पावर से ऊपर जा रही है ना, आप देख रहे हो कि ये मैकेनिकल पावर को क्रॉस करके इसके ऊपर चले गई है। इस ऐसा करना ज़रूरी है, अगर क्योंकि ये नीचे रहेगी तो सिस्टम हमारा कभी भी रिस्टोर नहीं हो पाएगा और सिस्टम हमारा हमेशा आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चला जाएगा, क्योंकि उस केस में मशीन एक्सेलरेट कर रही थी, ठीक है, और मैकेनिकल पावर अगर आपकी इलेक्ट्रिकल पावर से हमेशा ऊपर रह गई तो मशीन हमेशा एक्सेलरेट करेगी। उस केस में हम कभी भी सिस्टम को यहाँ पे रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो ऐसी कंडीशन होगी कि फॉल्ट आने के बाद कभी भी आपकी सिंक्रोनस स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी। हाउएवर अगर आप इस इलेक्ट्रिकल पावर को मेंटेन कर देते हो किससे ऊपर, आपकी मैकेनिकल पावर से ऊपर, तो आप दोबारा से स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन पे जा सकते हो, और स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन यहाँ पे आपको ई पॉइंट पे जाके मिलती है जिसमें डेल्टा मैक्स इस पाई माइनस डेल्टा 1 के बराबर होता है, एंड स्पीड इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस, है ना। सिंपली ये हो गया आपका कवर, है ना। एनी डाउट? No, sir. सो इन नेक्स्ट क्लास हम लगाएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और बिफोर टेकिंग द न्यूमेरिकल्स ये जो थ्योरी है ये आप लोग एक बार ढंग से पढ़ लेना, है ना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स आप ही करोगे, ठीक है, यहाँ पे बैठ करके मेरे साथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास।